नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की पाठ संख्या 10 अपूर्व अनुभव पाठ की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसके लेखक तेत्सुको कुरियानागी हैं। यह पाठ एक संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई जापान की कहानी है, जिसमें एक लड़की तोतो चान है जो अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर उसे दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है। और इसी उद्देश्य से जो लेखक हैं वह यह दर्शाना चाहते हैं कि विकलांग लोगों के हृदय में भी दूसरे लोगों की भांति चाहते व साहस होता है। और इस पाठ में जो तोतो चान नामक लड़की है वह अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर यासुकी चान की जो खुशी है उसको जाहिर करके यह बताने की कोशिश की है कि उसे किस तरह का अपूर्व अनुभव की अनुभूति हो रहा है, और इस कार्य में वह भी अपनी सामर्थ्यानुसार पूरा साथ देता है। तो यहाँ पे हम विकलांग और लाचार लोगों को हमें कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी भावनाओं को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो हमें उनका आत्मबल बढ़ाकर उनका साथ देना चाहिए, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, जैसा कि इस पाठ में तोतो चान ने अपने दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर किया है। तो आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तो यहाँ पे जो तोतो चान है वह एक लड़की है, और सभागार में जब शिविर लग जाती है तो उसके लिए एक बड़ा साहस का कार्य करने का दिन आ जाता है, और इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो जो जापान है, जापान में जो सभी बच्चों को एक पेड़ रखने का या एक पेड़ को चुनने का अधिकार होता है, और वह अपने जो बच्चे होते हैं अपने चयनित पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। परंतु जो यहाँ पे यासुकी चान है वह विकलांग है, और इस वजह से वह किसी पेड़ का चुनाव नहीं करता, और वह किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं समझता। परंतु जो उसकी मित्र है तोतो चान, वह अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना चाहती है और पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक उसकी सुंदरता दिखाना चाहती है। इसीलिए जब सभागार में शिविर लगे तो 2 दिन बाद जो है तोतो चान जो है वह उसे बड़ा साहस का काम करने का दिन आया, और उसने यासुकी चान से मिलना चाहा, और इसके लिए वह अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया, और यासुकी चान भी अपने माता पिता को कुछ भी बताया नहीं। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दे दिया, मतलब अपने मम्मी पापा से छिपाकर उसने या अपने मम्मी पापा को बिना बताए उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता दे दिया। तोमियो में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो जो तोमियो जगह जहाँ की ये कहानी है वहाँ पे हर एक बच्चा को यह अधिकार था कि बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ माने, और उसे पेड़ का चयन करने का अधिकार था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोत्सबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो ये तोतो चान ने भी अपनी एक पेड़ का चुनाव किया था जो कि कुहोत्सबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, और उसका चढ़ने जाओ तो पेड़ फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर दुई शाखा तक पहुंचा जा सकता था। तो उसने जिस पेड़ का चुनाव किया था वह दुई शाखा वाले पेड़ थे। दुई शाखा यानी कि 2 शाखाओं वाले पेड़ थे, और उसमें इतनी आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता था क्योंकि वह 6 फुट की ऊंचाई पर था, और उस पर चढ़ने से वह फिसल जाया करती थी। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह, और वह जिस जगह पे पेड़ का चुनाव की थी वह जगह भी बहुत ही आरामदायक जगह थी, और वह पेड़ भी किसी झूले से कम नहीं था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय
या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तो जो तोतो चान थी अक्सर उस पेड़ पर खाने के समय, यानी कि जब स्कूल में टिफ़िन ब्रेक होता है तो खाने की छुट्टी के समय क्या करती थी, या स्कूल के बाद उस पेड़ पर चढ़ती मिलती थी, यानी चढ़ी होती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो अक्सर वह उस पेड़ पर चढ़ती थी और ऊपर उस पेड़ के ऊपर चढ़कर वह आसमान को और नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे जो है अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यानी कि जिस पेड़ का चुनाव जिस बच्चे ने किया है वह उसकी निजी संपत्ति हो जाती थी, और अगर कोई दूसरा उस पर चढ़ना चाहे तो उसे पहले उससे शिष्टता के साथ उससे पहले माफ़ी मांगनी पड़ती, और वो उससे पहले पूछता, उसके बाद ही उस पर चढ़ सकता था। यानी कि यह अधिकार वहाँ के बच्चे को दिया गया था। यासुकी चान को पोलियो था, तो जो उसका मित्र है यासुकी चान, उसको पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। तो जो यासुकी चान है और तोतो चान का जो दोस्त है वह पोलियो से ग्रस्त है, और इसलिए वह किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, इसीलिए उसने किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं माना। परंतु जो तोतो चान है उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित करती है, परंतु यह जो बात है वह सबसे छिपा कर रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी बड़े को पता चला तो वह उसे ज़रूर डांटेंगे। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। तो जो यासुकी चान का घर है वह डेनेन चोफू में है, और बस तोतो चान ने अपनी माँ से बस इतना ही कहा कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ डेरेन चोपू। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसके माँ की आंखों में नहीं झाँका, मतलब माँ की आंखों में बिना झाँके उसने बस इतना कहा कि मैं अपने दोस्त यासुकी चान के घर जा रही हूँ। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों को देखा भी नहीं, उसकी तरफ देखा नहीं, बस वो बोलकर चली गई। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, तो इसलिए जो तोतो चान है बस वो रॉकी को बतलाती है, क्योंकि जो रॉकी है पीछे पीछे स्टेशन तक आता है और वह उसको बता देती है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तो उसने रॉकी को यह बताया कि जो यासुकी चान है उसको मैं अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। अब जब तोतो चान जो है जब स्कूल पहुँचती है तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यानी कि जो उसका दोस्त यासुकी चान है वह उससे 1 साल बड़ा है, परंतु तोतो चान को वह उससे बहुत बड़ा लगता है। और जब वह यासुकी चान से मिलने जाती है तो देखती है कि वह मैदान में क्यारियों के पास है और गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए सब कुछ सुना सुना था वहाँ पे, उसके अलावा और कोई भी नहीं था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। यानी कि जो तोतो चान है आज कुछ अलग करने वाली है, कुछ अलग करने वाली है, तो इसलिए वह खुशी से ठिठियाकर हंसती है। और जब यासुकी चान जो है तोतो चान को देखता है तो वह भी उसके पास पैर घसीटते हुए, चूँकि वह विकलांग है तो वह अपने हाथों का भी सहारा लेता है और अपने शरीर का भी सहारा लेता है, तो पैर को घसीटते हुए उसके पास पहुंचता है और दोनों एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं। जब तोतो चान ठिठियाकर हंसना मतलब खिलकर हंसना, तो जब वह हंसने लगती है तो यासुकी चान भी हंसने लगता है, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि आज वह कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका भेद किसी को भी पता नहीं है।
तोतो चान यासुकी चान को अपने पैर की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। तो वो लोगों के बीच में बात हो चुकी थी, उसने रात में ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। तो तोतो चान जैसे ही यासुकी चान को अपने पैर की ओर ले गई, तो सबसे पहले वह चौकीदार के छप्पर की ओर भागी और वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। तो वहाँ से वह एक सीढ़ी लेकर आती है, उसे तने के सहारे ऐसे लगाए जिससे वह दूसरी शाखा तक पहुँच जाए, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर फोटो में देख रहे होंगे। यहाँ पे जो ये पेड़ है वो दुई शाखा वाली पेड़ है। दुई शाखा मतलब 2 ब्रांचेज। तो यहाँ पे उस दुई शाखा के पास वह सीढ़ी को लगाती है और यह सीढ़ी वह चौकीदार के छप्पर के पास से उठाकर लाती है, और ये लोगों ने यह बात पहले रात में ही तय कर रखा था। तो वह सीढ़ी लेकर आती है और उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दुई शाखा तक पहुँच जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सीढ़ी को इस तरह से लगाया गया है ताकि वह आसानी से उस शाखा पर पहुँच सके। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तो जो तोतो चान है वह कुर्सी से ऊपर चढ़ती है और सीढ़ी को किनारे से पकड़ लेती है। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब वह अपने दोस्त यासुकी चान को कहती है कि अभी सब ठीक ठाक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। चूँकि यह विकलांग है और इसके हाथ पैर इतने काम नहीं करते, हाथ पैर भी बहुत कमज़ोर है, तो वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पा रहा। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। अब वह ऊपर से नीचे उतर आती है और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी, मतलब नीचे उतर के वह उसको धक्का देती है। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। तोतो चान जो थी वह छोटी भी थी और नाजुक भी थी, इसलिए उसे अधिक सहायता वो नहीं कर पाई। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जब यासुकी चान सीढ़ी के पहले जो पायदान है या सीढ़ी का जो पहला कदम है उस पर भी पैर नहीं रख पाता, तो वह हताश हो जाता है और हताशा में आकर वह सिर झुकाकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करे वह? अब जो तोतो चान ने सोच रखा था कि वह अपनी दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर वह नज़ारा दिखाएगी, तो वह काम इसे इतना आसान नहीं लग रहा है। अब उसे लग रहा है कि मैंने जो सोचा है वह इतना आसान काम नहीं है जितना वह सोच के बैठी थी, परंतु अब उसे ये लग रहा है कि अब करे तो क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक इच्छा मतलब हृदय से उसकी इच्छा थी कि यह जो यासुकी चान है वह उसके पेड़ पर चढ़े, और इसी के लिए वह इतना जोखिम भरा कदम उठा रही है। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी चान भी चाहता था कि पेड़ पर चढ़ के वह भी नज़ारा ले सके। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो जो तोतो चान है वह हताश हुए यासुकी चान को हंसाने के लिए वह अपने गाल को तरह तरह से फुलाती है, चेहरे बनाती है और अपने दोस्त यासुकी चान को उत्साहित करती है, उसे हंसाती है। ठहरो, एक बात सूझी है। अब ये तोतो चान फिर से यासुकी चान को कहती है कि ठहरो, मुझे एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। तो वो फिर से क्या करती है, उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है, दिमाग में कोई बात सूझती है और फिर से वह चौकीदार के छप्पर के पास जाती है और वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ को वह उलट पुलट कर देखने लगती है। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। अब वहाँ पे उसको जो चौकीदार है उसके छप्पर के पास उसे तिपाई एक सीढ़ी मिलती है। तिपाई मतलब 3 पायों वाला। तो अब उसे जो सीढ़ी मिलती है वह तिपाई सीढ़ी मिलती है जिसको थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, यानी कि उसको पकड़े रहना भी इतनी ज़रूरी नहीं था क्योंकि 3 पायों वाला है तो गिरने का भी कोई खतरा नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी, क्योंकि थी तो वह भी बच्ची और तिपाई जो सीढ़ी थी वो तो भारी होगी, परंतु वह उसे घसीट कर ले आती है और जैसे ही वह तिपाई सीढ़ी को लाती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वह अपनी शक्ति पर हैरान रहती है।
जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, दोपाई सीढ़ी जो है वह नीचे पड़ी है और तिपाई सीढ़ी पे ये तोतो चान यास्की चान को चढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही वह तिपाई सीढ़ी, क्योंकि तिपाई सीढ़ी जो है वो बहुत भारी है और उसे वह घसीट कर लाती है, इसलिए वह अपनी शक्ति पर हैरान हो जाती है और तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी। तो जैसे ही उसने तिपाई सीढ़ी को वहाँ पे रखा, देखी कि उसकी जो छोर है वह दुई शाखा तक पहुंच रही है, यानी कि जहाँ पे उसे पहुंचना है वहाँ तक तिपाई सीढ़ी भी पहुंच रही है। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। अब वह अपनी दोस्त जो है यासुकी चान को, उसको वह बतलाती है कि अब तुम थोड़ा सा भी डरना नहीं। अब यहाँ पे ये जो तिपाई सीढ़ी है वह कोई भी डगमगाएगी नहीं, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और यह आवाज़ वह एक बड़ी बहन की आवाज़ की जैसे बोली। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। जो यासुकी चान था पहले तो घबराया हुआ था, इसलिए वह सबसे पहले तो तिपाई सीढ़ी की ओर देखा और पसीने से तरबतर जो तोतो चान थी, चूँकि वह मेहनत का काम कर रही थी इसलिए वह पसीने से वह तरबतर हो चुकी थी, पूरी तरह से भीगी हुई थी। तो यासुकी चान उसकी तरफ और तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेट की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहले सीढ़ी पर रखा। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसमें एक निश्चितता आई और वह निश्चय कर लिया और उसने निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहले सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। मतलब वो लोग अपने काम में इतना व्यस्त थे कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि जो यासुकी चान है उसको ऊपर तक चढ़ने में कितना समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रवा था। मतलब दोनों के ऊपर सूरज का ताप बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन उन्हें न समय का पता चल रहा था, न उसे ताप का कोई खबर था। बस उन्हें ऊपर तक पहुंचने में रमा था, यानी कि उसको बस किसी भी तरह ऊपर पहुंचना था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी और अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रहती। मतलब जो तातो चान है वह यासुकी चान को हर संभव मदद पहुंचा रही थी, उसे हर तरह से ऊपर पहुंचने में मदद कर रही थी और इसके लिए वह उसके एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद करती थी और वह अपने सिर को उसके पिछले हिस्से से स्थिर यानी कि उसको टिका कर रखती थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब उसकी मेहनत रंग लाती है और जो यासुकी चान है वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और पूरी शक्ति के साथ वह आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अब यहाँ पे एक आवाज़ आती है हुर्रे, जो कि जीत की आवाज़ होती है, लेकिन अब अचानक सारी मेहनत उसे बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुईसाखर पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। अब यहाँ पे उसे अचानक सारी मेहनत इसलिए बेकार लगने लगी क्योंकि तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुईसाखर पर पहुंच गई, पर जो यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की, क्योंकि अब तो सीढ़ी पर वो तो पहुंच चुका था, पर पेड़ पर लाने की हर कोशिश क्या हो रही थी, बेकार हो रही थी। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा, क्योंकि वह सीढ़ी तक तो पहुंच गया, लेकिन पेड़ पर भी चढ़ना जरूरी था। पेड़ पर अभी तक वह नहीं पहुंच पाया था, इसलिए फिर से वह तोतो चान की ओर देखने लगता है। तोतो चान की रुलाई छूटने को ही। अब तोतो चान क्या हुई, इतनी घबरा गई, इतनी डर गई कि सारी जो मेहनत है अब क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि वह पेड़ पर तो अभी तक भी नहीं पहुंचा। तो वह रुआसा सी हो जाती है, उसकी आँखों में रुलाई सी छूटने लगती है और उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो उसकी जो कोशिश थी वह यह थी कि वह यासुकी चान को पेड़ के ऊपर बैठाए और पेड़ के ऊपर बैठा के उसे नई नई चीज़ें दिखाए, परंतु यह अभी तक संभव नहीं हुआ था, इसलिए उसके चेहरे पे रुलाई दिख रही थी और वो रुलाई छूटने को होने वाली थी, पर वह रोई नहीं। मतलब रुआसा चेहरा तो हो गया, रुआसी सी हो गई, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा।
उसने यास्की चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगली वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। यास्की चान का चूँकि पोलियो था हाथ में भी और पैर में, तो हाथों की उंगलियां भी सिकुड़ी हुई थी और पिचकी हुई थी, इसलिए उसने यास्की चैन को ढस देने के लिए या हिम्मत देने के लिए वह रोई नहीं, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह रोएगी तो यास्की चान भी डर के मारे रोने लगेगा, तो इसलिए वह रोती नहीं है और यास्की चान की उंगलियों को अपने हाथ में थाम लेती है। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। जो यास्की चान है उसके हाथ, जो तोतो चान है उसके हाथ से बड़ा है, क्योंकि तोतो चान जो है वह उससे 1 साल छोटी भी है और वह ऐसे भी छोटी है। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पैर पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब उसके हाथ को थाम कर वह उसे बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें ऊपर तक खींचने की, पैर पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यास्की चान को पैर की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। अब यहाँ पे डर यह इस बात का होगा कि अगर गिर गया तो दोनों की जान पर भी बन सकती है, इसलिए जब भी द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यास्की चान को पैर की ओर खींचा जाता, अगर कोई उसे देख लेता, कोई बड़ा उसे देख लेता तो वह डर जाते और डर के कारण क्या होती, चीख निकल जाती। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। मतलब यास्की चान को यह लग रहा था कि जो तोतो चान है वह सच में एक जोखिम भरा काम कर रही है, पर यास्की चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। चूँकि उस समय दोपहरी का टाइम हो गया, कड़कती धूप उसके ऊपर लग रही थी, तो यहाँ पे प्रकृति भी उसके ऊपर मेहरबान होते हैं और जो बादल है, बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में उन्हें छाया करने लगता है और उसे कड़कती धूप से बचाता है। तो यहाँ जो है तोतो चान इतनी जोखिम भरी काम कर रही है और इस बात का एहसास आज यासुकी चान को भी होता है, इसलिए वह हिम्मत करता है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से जब वह पूरी ताकत लगाती है तो यासुकी चान को खींचने में, तो यहाँ पे प्रकृति भी उसकी मदद करता है और उस कड़कती धूप में जो बादल है वह अपना एक बड़ा सा टुकड़ा उस पर बीच बीच में छाया कर देती है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। अब यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि बहुत मेहनत के बाद दोनों क्या हो रहे थे, दोनों पेड़ की द्विशाखा पर पहुँच जाते हैं और दोनों अब आमने सामने बैठ चुके हैं। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए जो तातोचन ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है। क्योंकि अब जो है यास्की चैन उसके सामने बैठा था, यास्की चान को अपने पैर पर वह अब पहुंचा चुकी थी, इसलिए वह गर्व के साथ सम्मान से उसे पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाती है और सम्मान से झुककर कहती है यास्की चान को कि अब मेरे पैर पे तुम्हारा क्या है, स्वागत है। यास्की चान जो है वो डाल के सहारे खड़ा था, यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया, क्योंकि अब दोनों सफल हो गए थे तो उसे थोड़ी सी झिझकाहट तो थी, पर मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर वो लाया और उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि वहाँ पे किसी दूसरे के पेड़ पर जाने के लिए परमिशन यानी कि स्वीकृति लेनी होती थी, तो वहाँ तक तो वह पहुँच गया था, लेकिन फिर भी एक वो मुस्कुराहट के साथ वह तोतो चान से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ के अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। चूँकि वह विकलांग था, इसलिए वह आज तक कभी भी किसी पेड़ का भी चयन नहीं किया और कभी पेड़ पर भी नहीं चढ़ा था। वह उसका पहला और शायद अंतिम प्रयास होगा, इसलिए वह दुनिया की जो एक नई झलक थी उसने आज पहली बार देखा है। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यास्की चान ने खुश होते हुए कहा। वह उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वह अपनी खुशी का बयां तोतो चान को करता है और वह उससे बोलता है, क्या पेड़ पर चढ़ना क्या इतना अच्छा होता है? और वह यह बात खुश होते हुए अपनी दोस्त तोतो चान को बतलाता है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे उधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। अब चूंकि वह उनको सफलता मिल गई थी तो दोनों आमने सामने बैठे बहुत देर तक इधर उधर की गप्पे बातें करते रह रहे थे।
मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। अब यहाँ पे जो है यास्की चान तोतो चान से बतलाता है कि जो मेरी बहन है वह अमेरिका में रहती है और उसने बतलाया है कि वहाँ एक चीज़ होती है जिसका नाम है टेलीविज़न। यास्की चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। एक तो वह यह भी बताता है कि जो मेरी बहन है वह बोलती है कि वह जब जापान में आ जाएगा तो वह घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। यानी कि जो यास्की चान की जो बहन अमेरिका में रहती है वह यास्की चान से कहती है कि जब यह जापान में आ जाएगा यानी कि टेलीविज़न जब आ जाएगा तो तुम घर बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकोगे। और वह यह भी कहती है कि जो टेलीविज़न है वह एक डिब्बे जैसा होता है। और ये सारी बातें यास्की चान अपनी दोस्त तोतो चान को बतलाता है। तोतो चान उस समय यह तो समझ नहीं पाई कि यास्की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। चूँकि तोतो चान कभी आज तक न टेलीविज़न के बारे में सुना था और न देखा था, उस समय उसका आविष्कार भी नहीं हुआ था, इसलिए उसको यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो यास्की चान बोल रहा है कि कहीं भी दूर तक जो चल नहीं सकता वो कैसे घर बैठे किसी भी चीज़ का आनंद ले सकता है या किसी भी चीज़ों को देख लेने से क्या होगा, ऐसा उसके मन में प्रश्न उठता है। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, क्योंकि जो तोतो चान है भी बहुत छोटी बच्ची, तो उसकी समझ में ये नहीं बात आ रही कि जो यह बोल रहा है कि सुमो पहलवान को हम घर में बैठे ही उसकी कुश्ती देख सकते हैं, तो वह कैसे संभव हो सकता है। इस छोटे से डब्बे में कोई कैसे समा सकता है, कोई कैसे अंदर आ सकता है। उसका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। अब उसके दिमाग में यह बात तो लग रही है कि ये होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटे से डब्बे में वह कैसे समा सकता है, परंतु ये बात बहुत ही लुभावने लगी उसे। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। तो टेलीविज़न उस समय नया नया आया था और जापान में तो आया भी नहीं था, इसलिए उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और यास्की चान को उसकी दीदी ने बताया था जो अमेरिका में रह रही थी, इसलिए यास्की चान इस बात को अपनी फ्रेंड तोतो चान को बतलाता है। और यह बात जो है पहल यास्की चान ने ही तोतो चान को बताया, क्योंकि इसके बारे में जो टेलीविज़न के बारे में किसी को कोई जानकारी तब तक नहीं थी। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। और ये सब बातों को करते करते दोनों इतने खुश थे, लग रहा था कि पेड़ भी उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल हो रहे और पेड़ भी गीत गा रहे हों। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। अब यह बात भी सही है कि इतना जोखिम भरा कदम कोई और दोबारा उठा नहीं सकता, तो यह पहला और अंतिम प्रयास ही था जो कि तोतो चान ने यास्की चान के लिए उठाया था, और यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का भी यह पहला और अंतिम मौका था। इस पाठ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यह जो तोतो चान है विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है और जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। ये पाठ के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिसे आप देख सकते हो। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है, क्योंकि यह प्रेरक कहानी है, तो इसका जो है अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट और शाखा बच्चों के खेलने के कोने। मतलब जो बच्चे थे उनके लिए जो पेड़ थे वही खेलने के कोने थे, यानी कि बच्चे पेड़ पर ही बैठ के खेला करते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। जो लेखिका है तेतसुको कुरियानागी, तो जो लेखिका है वह स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी और उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। यानी कि जो अपूर्व अनुभव अंश है वह तोतो चान की इसी पुस्तक से लिया गया है। और लेखिका चूँकि जो इसी स्कूल की छात्रा थी, इसलिए उसने अपने अपूर्व अनुभव को यहाँ पे शेयर किया है, साझा किया है, जिसे हम अभी पढ़े हैं। आइए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया क्योंकि वह उसका घनिष्ठ मित्र था
उसे पोलियो था, जिसके कारण उसके हाथ पैर सही रूप से चलते ना थे। वह बड़ी मुश्किल से हाथों द्वारा अपने शरीर का संतुलन बनाकर घसीटता हुआ चलता था। इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यास्की चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है उसके उत्तर जान लेते हैं। उसके उत्तर है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यास्की चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, जो इस प्रकार है। तो तोतो चान का जो अनुभव था वो कुछ इस प्रकार है। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, परंतु पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यास्की चान को अपने पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि और खुशी प्राप्त हुई। उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मित्र को प्रसन्न करने में ही उसकी प्रसन्नता थी। तो यह था तोतो चान का अनुभव। और जो यासुकी चान है उसको भी पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसकी मन की चाह पूरी हुई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह किसी पेड़ को निजी संपत्ति या निजी नहीं बनाया था। वह शारीरिक रूप से अक्षम था। उसे ऐसा सुख पहले कभी न मिला था जो अभी वह अनुभव कर रहा था। यानी कि आज से पहले, पेड़ पर चढ़ने से पहले वह कभी भी इस सुखद पल का अनुभव नहीं किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में खोजकर देखिए, कब सूरज का ताप यास्की चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है। तो आइए इसके उत्तर जानते हैं। जब तोतो चान पूरी कोशिश के बावजूद भी यास्की चान को पहली सीढ़ी पर चढ़ाने में असफल हो गई, तब वह तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई और उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। तो इस दौरान सूर्य के कड़कती धूप से वे दोनों पसीने में तरबतर हो रहे थे और बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। हमारे अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का कारण यह हो सकता है कि प्रकृति भी तोतो चान के अपने मित्र को खुशी प्रदान करने के इस कार्य से खुश होकर उसे सुख प्रदान करना चाहती थी। यानी कि उसमें प्रकृति भी शामिल हो गई, प्रकृति भी उसका साथ दे रही थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अवसर था, जिसे तोतो चान ने बड़ी मुश्किल से पूरा किया। यह इतना जोखिम भरा कार्य था कि शायद यह यास्की चान के लिए पहले के साथ साथ अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यास्की चान पोलियो से ग्रसित था, जिसके कारण पेड़ पर चढ़ना उसके लिए संभव ना था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर लेकर गई थी, जो शायद दोबारा कभी संभव ना कर पाएगी। तो यहाँ पे माता पिता आपको करना है। यहाँ पे आप पिता भी लिखिए। यहाँ पे पिता शब्द छूट गया है, तो यहाँ पे आप माता और पिता कर दीजिए। तो यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अवसर था, जिसे तोतो चान ने बड़ी मुश्किल से पूरा किया।
यह इतना जोखिम भरा कार्य था कि शायद यह यास्की चान के लिए पहले के साथ साथ अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यास्की चान पोलियो से ग्रसित था, जिसके कारण पेड़ पर चढ़ना उसके लिए संभव ना था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर लेकर गई थी, जो शायद दोबारा कभी संभव ना कर पाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यास्की चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो हमारे उत्तर है, हम समाज के बड़े बुजुर्गों के साथ हो रहे अन्याय एवं बाल मजदूर के सहायतार्थ हेतु अपनी बुद्धि व कठिन परिश्रम का प्रयोग करेंगे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और जिंदगी में खुशी ला सके। यहाँ पे बच्चों आप अपने भी प्रयास आप कर सकते हो कि आप अपनी जो इच्छा है, बुद्धि का प्रयोग, कठोर परिश्रम का प्रयोग आप किस कार्य हेतु कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपनी दृढ़ इच्छाओं का अपने तरीके से भी प्रयोग कर सकते हो। हमारे हिसाब से ये सही उत्तर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो आइए इसके उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको स्वयं इसको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि यदि आपको अपने आसपास के संसार में, यानी कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र के आसपास में आपको अगर कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? आप किस तरह से किसी की मदद करेंगे, किस तरह से आप किसी की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे? तो इसे आपको स्वयं करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।